शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि खौफनाक कहानियाँ सुनने के बाद डर तो लगता है। आज की पहली खौफनाक कहानी बिलाल शेयर कर रहे हैं। बिलाल कहते हैं, हम लोग कराची शाह फैसल के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये बात है 2018 की। हम लोग सरजानी टाउन में शिफ्ट हुए। मेरी शादी को तकरीबन साल होने वाला था जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए। हम लोगों की जो फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी वो उसी घर में हम लोगों को उस घर में आई। रात तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था जब मैंने अपनी मिसेस ज़ारा से कहा कि चलो हम लोग बाहर खाना खाने चलते हैं। उससे कहा कि ठीक है। हम लोग खाना खाने निकल गए। खाना खाने के बाद हम लोग घूमते फिरते रहे, काफ़ी देर हम लोग घूमते फिरते रहे, यहाँ तक कि 2-2:30 बज गए। हम लोग मोटर बाइक पर थे। वापस जब हम लोगों ने आना था तो हम लोगों का जो इलाका था सरजानी टाउन वाला, वो बहुत जल्दी सुनसान हो जाता था। बिलखुसूस जिस साइड पर हम लोगों का घर था, हम लोगों का घर अजीमिया कब्रिस्तान वाली साइड पर था। हम लोगों ने वापस आना था तो मेन रोड से अगर आते तो हमें और देर हो जानी थी। मौसम यही जनवरी का महीना था, रात ठंडी हो जाती थी। तो ज़ारा कहने लगी कि मेन रोड से जाएंगे तो हमें बहुत देर हो जाएगी, हम लोग दरमियान वाले रास्ते से हो जाते हैं। मैंने से कहा कि वो जो कब्रिस्तान वाली सड़क है, वो कहने लगी जी कब्रिस्तान वाली सड़क से हो जाते हैं। मैंने से कहा कि ठीक है। अब मैं आराम आराम से मोटर बाइक चला रहा था। जैसे ही हम लोग कब्रिस्तान के करीब पहुंचे तो बिल्कुल सन्नाटा और खामोशी थी। ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से सड़क के दरमियान में जैसे कोई परिंदे बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सा टाइम है, सड़क के दरमियान में ऐसे परिंदे कौवे बैठे हुए थे। जैसे मैंने मोटरसाइकिल रोका तो सारे कौवे उड़ गए। काफ़ी ज़्यादा कौवे थे, 6-7 कौवे थे। वहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी थी, दूसरी तरफ कब्रिस्तान था, बिल्कुल सड़क के दरमियान में थे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। इतनी रात को इतने ज़्यादा कौवे। मैंने ज़ारा से कहा कि ये इतने ज़्यादा कौवे इस टाइम कहाँ से आ गए। तो उसने कहा कि अक्सर लोग कब्रिस्तानों में खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं, जैसे दाना होता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें, कच्चे चावल होते हैं, ऐसी चीज़ें रख जाते हैं तो अक्सर फिर परिंदे आकर खाना खाते हैं या ये चीज़ें खाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि कभी भी कोई परिंदा, इस तरह का परिंदा तो रात को कभी नज़र नहीं आया सिवाय उल्लू के या चमगादड़ के। तो कहने लगी हो सकता है नॉर्मल परिंदे हों। मैंने बाइक स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। बिल्कुल बाइक ठीक था, कोई मसला भी नहीं था, हम लोग बिल्कुल आराम से आ रहे थे और इतनी देर से हम लोग घूम फिर भी रहे थे, लेकिन बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। बड़ी कोशिश की, घर अभी थोड़ा दूर था। हम लोग बिल्कुल कब्रिस्तान के पास खड़े थे। एकदम से बहुत ज़्यादा कौवों के बोलने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा कौवे शोर मचा रहे हैं। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरह से कब्रिस्तान की तरफ से हमें एक आवाज़ आई। एक आदमी था, खासा कदावर सा एक आदमी था थोड़ा एजड सा। उसने हमें दूर से देखा तो कहने लगा क्या मसला है, क्यों खड़े हो। मैंने बताया कि हम लोगों का बाइक नहीं चल रहा। इतनी रात को एक अकेला आदमी कब्रिस्तान में पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने कहा कि मैं मदद करता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मेरे साथ ज़ारा भी थी, मुझे उसका भी ख्याल करना था। मैंने कहा पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैंने कहा नहीं ठीक है हमारा बाइक। मैं जानबूझकर बाइक को ऐसे चलते चलते साथ लेकर मैंने ज़ारा से कहा कि चुपचाप यहाँ से निकलो।
हम लोग उस कब्रिस्तान के पास से आगे जाने लगे। इतने में ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी कब्रिस्तान से बाहर भी आया हो। काफी देर वो हमें खड़ा होकर देखता रहा। उसके बाद वो वापस कब्रिस्तान की तरफ ही चला गया। जो ही हम लोगों ने कब्रिस्तान वाली साइड से लेफ्ट साइड पर हम लोग मुड़े, मैंने फिर बाइक स्टार्ट करना चाहा, बाइक स्टार्ट हो गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कुछ देर हमें चलना तो पड़ा लेकिन बाइक स्टार्ट हो गया। हम लोग घर पहुंचे। घर आने के बाद हम लोग थक बहुत ज़्यादा गए थे, घूमते फिरते भी रहे, फिर बाइक ख़राब हो गया तो कुछ सर दर्द शुरू हो गया था। ज़ारा ने कहा कि चाय पीते हैं। मैंने से कहा कि नहीं, मैं तो सोना चाहता हूँ, मुझे तो नींद आई है। तुमने चाय पीनी है तो पी लो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं सोने चला गया और ज़ारा चाय बनाने लग गई। वो किचन में चाय बना रही थी। तकरीबन 2:45 बजे का टाइम था। वो चाय बना रही थी। एकदम से बाहर हम लोगों का जो दरवाज़ा था उस पर दस्तक होने लग गई। वो दरवाज़ा खटखटा रहा था जबकि बाहर बेल भी लगी हुई थी। जब वो उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी, टाइम देखा, उसने पूछा तो नहीं कि बाहर कौन है, लेकिन वो दरवाजे के करीब गई और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी कि बाहर कौन है। तभी से बाहर से आवाज़ें आई, जिस तरह से कोई बहुत भारी सांस ले रहा था और ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा दरवाजे के करीब होकर खड़ा होकर सांस ले रहा हो। जैसे ये आवाज़ सुन रही थी, फिर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। ये डर गई और ये आराम से दबे पाँव अंदर आ गई। चाय लेकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तो जाग रही थी और मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। वो कहती है तकरीबन आधा घंटा कोई बाहर दरवाज़ा मुसलसल बजाता रहा, खटखटाता रहा। फिर वो भी सो गई। सुबह वो जागी तो उसने मुझे ये बात बताई। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे मुमकिन है, कौन हो सकता है इतनी रात को। हम तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है। हम लोगों की बेसिकली जो फैमिली थी वो हैदराबाद से थे। मेरी जॉब कराची में थी, तो फिर मैंने यहाँ पर घर रेंट पर ले लिया। शादी के कुछ अरसे के बाद मैं अपनी मिसेस को भी ले आया। अब हम लोग इकट्ठे ही थे। मैंने उसे कहा कि शायद गलत फहमी हुई हो तुम्हें। उसने कहा कि नहीं, गलत फहमी नहीं, मुसलसल कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। बहरहाल मैंने उसे कहा कि अपना ख्याल रखना, नई जगह है, हम लोग तो यहाँ पर किसी को जानते भी नहीं है। उसने कहा ठीक है। मैं फिर अपने काम पर चला गया, जॉब पर चला गया। मैं शाम को तकरीबन 7:30-8 बजे तक वापस आ जाता था। आज जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मेन रोड ब्लॉक था। पता नहीं वहाँ पर शायद कोई काम हो रहा था या क्या मसला था। मेन रोड ब्लॉक था और मुझे पता था अगर मैं इस तरफ गया भी तो शायद आगे ना निकल सकूं, क्योंकि कंप्लीट रास्ता बंद था और मुझे मजबूरन उसी कब्रिस्तान वाली साइड से आना था। जो ही मैं अपना मोटरसाइकिल लेकर उस रास्ते की तरफ आ रहा था, कोई इतनी रात नहीं थी। मैंने क्या देखा कि कब्रिस्तान के बाहर जैसे कोई मांगने के लिए कोई बैठा हुआ है। वो एक औरत थी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, बाल खुले हुए थे, सर पर भी चादर ली हुई थी। वो कब्रिस्तान के बाहर बैठी होती थी। ऐसे अक्सर लोग होते हैं जो कब्रिस्तानों के बाहर बैठकर भीख मांगते हैं। मैं गुजरने लगी तो उसने आवाज़ दी कि मुझे कुछ देते जाओ। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तो जो कहीं भी थी उठकर मेरे मोटरसाइकिल के पीछे भागने लगी और चीखें मारने लग गई। उसका ये बिहेवियर देखकर मैं तो बहुत हैरान हुआ कि अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो ये कौन है जो पीछे तक भाग रही है। मैंने बाइक तेज़ कर ली और वो मुसलसल मेरे बाइक के पीछे भाग रही थी। यहाँ तक कि मैं अपने घर वाले हिस्से में भी पहुँच गया, उस इलाके में, गली में भी पहुँच गया। तब भी दूर उसकी आवाज़ें आ रही थी। बड़ा मैं हैरान हुआ कि ऐसा भी होता है। बहरहाल मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, मैं अंदर दाखिल हुआ। ज़ारा कमरे में थी तो उसने जब मुझे देखा तो कहने लगी खैरियत है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, क्या हुआ है। मैंने उसे सारी बात बताई तो वो कहती आपको कब्रिस्तान वाली साइड से नहीं आना चाहिए था। कल भी आपने उस आदमी को देखा था जो अचानक कब्रिस्तान से बाहर निकल आया था। मैंने उसे कहा कि कोई मसला नहीं है, ये अक्सर लोग ऐसे कब्रिस्तानों में होते हैं, मांगते भी हैं, वहाँ पर अक्सर लोग ऐसे होते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखा। उसके बाद मैं सो गया क्योंकि मैंने सुबह जल्दी जागना होता था ऑफिस जाने के लिए।
ज़ारा को आदत थी देर तक जागने की। वो मोबाइल पर जैसे कुछ मूवी या कोई ड्रामा वगैरह देखती रहती थी। इसी तरह से वो कहीं ड्रामा देख रही थी। ड्रामा देखते देखते खासी रात हो गई। वही 2-2:30 बजे का टाइम हुआ तो फिर से बाहर हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। जो ही दस्तक शुरू हुई, दस्तक बहुत ज़्यादा होने लग गई और आज दस्तक थी भी बहुत ज़्यादा ऊंची। सारा ने मुझे जगाया, बिलाल बाहर दस्तक हो रही है। मेरी आंख खुली। मैं थोड़ा नींद में था, लेकिन इसके बावजूद मैंने भी दस्तक की जो थी आवाज़ सुन ली। मैंने जब अपने मोबाइल पर टाइम देखा तो 2:45 हो रहे थे। मैं उठा, मैंने कहा मैं ज़रा बाहर जाकर देखता तो हूँ, पूछता तो आखिर है कौन। ज़ारा ने मुझे बहुत रोका। जो ही मैं बाहर गया, मैंने भी दरवाज़ा नहीं खोला। ज़ारा भी मेरे साथ थी। मैंने पूछा कौन है बाहर, फिर दस्तक हुई। फिर मैंने पूछा कौन है बाहर, तो बाहर से आवाज़ आई, वो भीख मांगने वाली, मुझे रोटी दे दे, मैं कब्रिस्तान से आई हूँ। जब उसने ये लफ्ज़ बोला, हम लोगों के तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। इतना डर लगा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। फिर बोली रोटी दे दे, भूख लगी है। ज़ारा ने कहा नहीं है रोटी, जाओ, ये कौन सा टाइम है रोटी लेने का। तो उसने बड़ा खौफनाक कहका लगाया और कहने लगी भूख लगी है, रोटी दे दे। पहले भी तो कब्रिस्तान के पास से गुजरा था, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। जब उसने ये लफ्ज़ बोला, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं इतना तेज मोटरसाइकिल चलाकर घर आया था कि वो मेरे घर तक तो पहुंच ही नहीं सकती थी। मैंने ज़ारा को चुप रहने का इशारा किया और कहा कि अंदर चलो। हम लोग अंदर आ गए। काफ़ी देर वो दरवाज़ा खटखटाती रही और रोटी मांगती रही। अब हमें समझ ना आए कि हम लोग क्या करें। ये पता नहीं क्या मुसीबत हमारे गले पड़ गई, ये है कौन। बहरहाल काफ़ी देर वो बाहर आवाज़ें देती रही और दरवाज़ा खटखटाती रही। हम लोग सो गए। सुबह जब हम लोग जागे तो मैं उठा, मैंने नाश्ता वगैरह किया, मैं बाहर निकला। हमारे दरवाजे के आगे बहुत ज़्यादा टूटी हुई पुरानी ईंटें पड़ी हुई थी, जैसे बिल्कुल दरवाजे के आगे 7-8 ईंटें पड़ी हुई थी। मैंने जब वो ईंटें देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईंटें कहाँ से आ गई, ये किसने यहाँ पर रखी होंगी। चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं था। घर थे वहाँ पर, लेकिन थोड़े दूर दूर थे। हमारे घर के बिल्कुल करीब कोई घर नहीं था। वो खुली सी एक सड़क थी, गली कह लें, कॉर्नर बनता था जहाँ पर वो घर था। मैंने ज़ारा को बुलाया, मैंने कहा ये देखो हमारे दरवाजे के बाहर ये ईंटें कौन जोड़ गया है। और ईंटें भी आधी टूटी हुई, खराब, गंदी, कीचड़ वाली ईंटें। कुछ तो मैंने पाँव से यहाँ वहाँ की और कुछ मैंने उठाकर साइड पर कर दी। लेकिन माजरा बहुत अजीब था। दरवाजे के ऊपर भी, गेट के ऊपर भी अजीब से निशान थे, जैसे पूरी हथेली के निशान हो। ज़ारा थोड़ी डर गई। मैंने उसे कहा कि घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अक्सर ऐसे लोग होते हैं, पीछे लग जाते हैं जब इनकी बात ना मानी जाए। तो तुमने बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरे पास चाबियाँ हैं, जब मैंने आना है तो मैं दरवाज़ा खोल लूँगा। उसने कहा ठीक है। इसी तरह से वो दिन गुजर गया। जिस टाइम रात हुई, तकरीबन आज मैं ज़रा जल्दी निकल आया वहाँ से, 7:30 बजे का टाइम था। मैं मेन रोड की तरफ से आया। जो ही मैं मेन रोड की तरफ से आया, हमारे घर के बाहर जैसे कोई औरत बैठी हुई थी, दूर से मैंने देख ली। अब मैं इस तरफ से आ रहा था, अगर मैं वो कब्रिस्तान वाली साइड से आता था तो हमारा कोना नज़र आता था, मेन तरफ से आता था तो मुझे गली क्रॉस करनी पड़ती थी। जो ही मैं घर के करीब आया, वो उठी और उठकर उस कोने की तरफ चली गई जिस तरफ कब्रिस्तान था। मैंने मोटरसाइकिल घर के बाहर रोकने के बजाय उस कोने की तरफ की, आगे जाकर देखा कोई औरत नहीं। वो कब्रिस्तान वाली सड़क तो खासी आगे जाकर बनती थी। कहाँ गई मुझे तो समझ में नहीं आया। मैं खासा आगे गया, यहाँ तक कि मैं सड़क के कॉर्नर तक गया। कहीं कोई औरत नहीं थी, ना वो कहीं छुपी, ना वो किसी गली में गई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। बहरहाल मैं तेजी से घर वापस आया। जैसे ही घर वापस आया तो सारा बहुत डरी हुई थी। वो तो ऐसे दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाकर बैठी थी। दरवाज़ा खटखटाया मैंने, उसने डरते डरते दरवाज़ा खोला। मैंने कहा ये क्या, तुम कुंडियाँ क्यों लगा कर बैठी हो। वो कहती है कि जैसे ही मगरिब का टाइम हुआ तो मैं खाना बनाने लगी किचन में जाके।
मुझे ठंड लग रही थी क्योंकि किचन बिल्कुल बाहर सेन वाली साइड पर था, तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और दरवाज़ा बंद करके मैं खाना बना रही थी। तभी एकदम से मुझे आवाज़ आई, खाना दे दो। जब ये आवाज़ मैंने सुनी, रोटी दे दो, खाना दे दो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा, कहीं कोई भी नहीं था। पहले मुझे लगा आवाज़ छत के ऊपर से आ रही है। मैं बाहर निकली, मैंने गौर किया आवाज़ पर, तो वो उसी औरत की आवाज़ थी जो रात को आई थी। मैं आधी सीढ़ियों तक गई, फिर आवाज़ आई, आवाज़ बाहर से आ रही थी। जब मैं गेट के करीब पहुंची तो फिर से इसने कहा कि रोटी दे दो, कब्रिस्तान से आई हूँ। साथ में ये लफ्ज़ भी बोलती थी। कहती, मैं बहुत डर गई और मैंने अंदर जाकर मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं दुआएं मांग रही थी कि आप घर आ जाए। मैंने से कहा कि जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने रास्ते में, अपने घर के बाहर मैंने रास्ते में देखा कोई औरत बैठी हुई है। जब मैं घर के करीब पहुंचा हूँ, 2 घर छोड़कर उठकर उसी कोने की सड़क की तरफ गई है और आगे मैंने जाकर देखा तो वो गायब हो गई। ये क्या माजरा हो रहा है हमारे साथ, ये कौन हमारे पीछे लग गई है। इतने में मैं बाहर निकला कि मैं ज़रा फिर देखता हूँ। बाहर निकला तो अब हम लोगों के घर के बिल्कुल सामने जो था वो खाली सी जगह थी, प्लॉट सा था, उसके साथ एक घर था। वहाँ से एक आदमी बाहर निकला। मैंने उस आदमी को रोका, सलाम दुआ की, मैंने बताया कि हम लोग इस घर में नए शिफ्ट हुए। उसने बड़े अच्छे से बात की। मैंने उससे कहा कि हमारे साथ यहाँ पर कोई अजीब मामलात हो रहे हैं। ये कब्रिस्तान वाली तरफ से पता नहीं कोई औरत आती है मांगने के लिए रात 3-3 बजे तक। हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग क्या करें। आप इस बारे में कुछ जानते हैं कि ये क्या मामला है? आप तो यहाँ पर कब से रहते हैं? उसने कहा कि हमें तो यहाँ पर हो गया 7-8 साल हो गए यहाँ पर हमें रहते हुए। अक्सर ये मसला बनता है कि अगर कहते हैं कि जी कब्रिस्तान वाली साइड से कोई आए तो उसको जिन्नात अगर देख लें तो उसके पीछे लग जाते हैं। एक आदमी के साथ पहले भी हुआ था, वो इससे अगली गली में रहता है। वो अकेला आ रहा था इसी कब्रिस्तान वाली साइड से, तो रास्ते में उसके मोटरसाइकिल के नीचे एक काले रंग की बिल्ली आ गई। कब्रिस्तान से वो निकली, उसने बहुत बचाई लेकिन अंधेरे में पता नहीं चला, वो उसके मोटरसाइकिल के नीचे आई, बिल्ली जख्मी हो गई। उसके बाद उस आदमी को जिन्नात ने डराना शुरू कर दिया। वो रात भर उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे, रोटी भी मांगते थे और रोने की आवाज़ें भी आती थी, और वो भी एक औरत ही होती थी। यहाँ तक कि अक्सर मोहल्लेदारों ने देखा एक औरत टांग घसीट कर आती थी उसके घर रोटी मांगने के लिए। उसकी सदाएं मोहल्ले वाले भी सुनते थे। रात 3 बजे डर से कोई बाहर नहीं निकलता था। एक दफ़ा जब चौकीदार को ये बात की गई तो चौकीदार ने जब उसकी आवाज़ सुनी, चौकीदार उसके पीछे आया। चौकीदार ने जब जैसे उसको भगाने की कोशिश की, वो थोड़ी सी आगे हटी और गायब हो गई। चौकीदार बेहोश हो गया। चौकीदार को जब होश आया तो वो बड़ा डरा हुआ था। उसने सारा माजरा बताया। उसके बाद उसने पहरा देना ही छोड़ दिया। अब पता नहीं आपके पीछे भी वही जिन्नात है, लेकिन आपने तो किसी को नुकसान नहीं दिया। आप ऐसा करें, आप किसी साहिब इल्म से रब्ता करें, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी टालने वाली नहीं है और ना ही ये कोई वहम है। इसको वहम भी ना समझें, क्योंकि कहते हैं कि अगर वो किसी के पीछे लग जाए तो वो नुकसान देते हैं। वो जिन्नात उस कब्रिस्तान के बाहर जो जगह है, बिल्कुल खाली वीरान सी एक दीवार है, उसके आसपास कहते हैं कि जिन्नात का बसेरा है, बहुत जिन्नात हैं। अक्सर वहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अगर रात के वक्त पैदल भी गुजरे तो ऐसे लगता है पीछे कोई चल रहा है। किसी के कदमों की आहट, किसी का साथ चलना बिल्कुल महसूस होता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चल रहा है, लेकिन जब आप पलट कर देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। वो जगह है आसेब ज़दा। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। इतने में वो आदमी जो था वो कहीं काम जा रहा था, वो चला गया और मैं वापस आ गया। मैंने आकर ये बात सारी ज़ारा को बताई। वो तो बहुत डर गई। उसने कहा कि अब हम क्या करें, हमने तो भी हाल ही में ही घर लिया है, इतनी जल्दी तो हम नहीं छोड़ सकते, और आप यहाँ पर किसी को जानते हैं? मैंने से कहा कि मैं तो यहाँ पर इतना ख़ास किसी को भी नहीं जानता। हाँ, मेरे इधर ऑफिस में 1-2 लड़के हैं, वो पुराने हैं यहाँ के, उनसे पूछूंगा, शायद वो किसी को जानते हो। तुमने बस इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, कोई भी आए, कुछ भी हो, दरवाज़ा नहीं खोलना। उसने कहा कि मैं तो दरवाजे की तरफ जाती भी नहीं हूँ, ना ही कोई आता है। अजीब मोहल्ला था, किसी का कोई आना जाना भी इतना ख़ास नहीं था। ये शायद लोगों को पता ही नहीं था कि हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए।
बहरहाल खाना वगैरह खाया, हम लोग इन्हीं टॉपिक पर बातें कर रहे थे कि जिन्नात तो होते हैं। और मुझे ज़ारा बता रही थी कि इसकी जो दादी अम्मा थी उनके घर में भी बहुत जिन्नात थे। उनके घर में एक बाथरूम था, वो बाथरूम लोगों ने बड़े कदीम अरसे से बंद कर दिया था। उस बाथरूम में जो भी जाता था वो बाद में डरने लग जाता था, सो नहीं सकता था, उसे आवाज़ें आती थी, जिन्नात दिखाई देने लग जाते थे। एक औरत बाथरूम में खड़ी नजर आती थी। उन लोगों ने वो बाथरूम बंद कर दिया। तो उसके जब चाचू की शादी हुई तो उनकी जो जो उसकी चची थी उन्हें पता नहीं था कि इस बाथरूम में ये मामलात हैं। वो कोई रात में उठी तो उस बाथरूम में चली गई। उसके बाद वो आसेब ज़दा हो गई, उन्हें दौरे पड़ने लग गए, चिल्लाती थी, शोर मचाती थी कि सामने कोई औरत है, वहाँ पर वो है, वो मुझे बुला रही है। तो ज़ारा कहती है कि बड़ा इलाज उनका करवाया था, तब जाकर हमारी वो चची ठीक हुई थी। तो फिर हमें आमिर ने कहा था कि आप हमेशा के लिए इस बाथरूम को बंद कर दें। यहाँ तक कि वो बाथरूम बंद करने के बाद भी वहाँ से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी रात भर किसी औरत के रोने की, और ऐसे लगता था कि पानी भी चलता है, जबकि उसका पानी का कनेक्शन भी लोगों ने ख़त्म कर दिया था कि ना पानी हो ना उस तरफ कोई जाए। अभी हम लोग ये जिन्नात की बातें कर ही रहे थे तो एकदम से हमें आवाज़ आई जैसे हम लोगों की सीढ़ियों में बिल्ली बोल रही है। और बिल्ली की आवाज़ें भी कोई आम डरावनी नहीं थी उस टाइम, इतनी ऊंची आवाज़ में बिल्ली बोल रही थी, शोर मचा रही थी। सारा डर गई। सारा कहती है ये एकदम से बिल्ली कहाँ से आ गया, उससे पहले तो कभी नहीं आई। मैंने से कहा कि जब इंसान खौफजदा होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ से डरता है, डरने की जरूरत नहीं, हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद है। मैंने से कहा कि आधी आधी रात को उठकर जाकर चाय ना बनाया करो। उससे बहुत एक अजीब आदत थी कि वो अगर रात को यूट्यूब देखती है या कोई मूवी देखती है तो साथ चाय बना लेती थी जागने के लिए। उसने कहा ठीक है। अच्छा, बीच में से 2-3 दिन गैप पड़ गया, कोई दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, कोई आया नहीं, कोई किसी ने तंग नहीं किया। बस उसी रात हमें बिल्ली की आवाज़ें आई। अगले दिन हम लोग बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई हमें ऐसा फील भी नहीं हुआ। 2-3 दिन गुजर गए, हम लोग नॉर्मल हो गए कि चलो जो कुछ भी था अल्लाह का शुक्र है वो मखलूक हट गई, क्योंकि मैं अब कब्रिस्तान वाली साइड से आता ही नहीं था। इसी तरह से 3-4 दिन गुजरे तो एक रात की बात है, खाना वगैरह हम लोगों ने खाया, मेरे कुछ दोस्त आए थे, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। वो लोग जब गए तो मैं आया, मैं काफ़ी थका हुआ था, मैं सो गया, मैं लेटा और मैं सो गया। 1 बजे का टाइम था जब मैं सो गया। ज़रा मोबाइल देख रही थी, उससे कहीं वो चाय पीने की आदत थी, वो 2:30-3 बजे उठी और किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर गुजरी, मुझे बहुत ज़्यादा ऊंची चीखने सुनाई दी। जो ही मुझे चीखों की आवाज़ आई, मैं भागा बाहर, मैंने देखा तो ज़ारा नीचे गिरी हुई थी। गिरी भी इस टाइम से जैसे बैठी हुई है। मैंने जब उसे देखा, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें, तुम गिर गई हो, तुम ठीक हो? मैंने उसे उठाया, लेकिन वो अजीब सी कंडीशन में थी, उससे बोला नहीं जा रहा था। एक बाजू भी जो था, हाथ भी ऐसे अजीब सा लावर सा हुआ था। मैं हैरान कि इसको हुआ क्या है। मैं पानी लेकर आया, पानी पिलाया, 2 घूंट पानी के पिए, ऐसे जैसे सख्ता हो गया। मैं इसको हिला रहा था, मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा था, ना तो वो बोल रही थी ना ही रिस्पॉन्ड कर रही थी। अब मैं परेशान कि मैं क्या करूं। मुझे एकदम ख्याल आया कि पानी के छींटे मुंह पर मारता हूँ। वो जो ग्लास पानी का था, मैंने उसके छींटे उसके मुंह पर मारे तो एकदम उसका सख्ता टूटा और चीखें मारने लग गई। कहती मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हें, हुआ क्या है? कहती कि मैं चाय बना रही थी किचन में खड़ी होकर। अब किचन में जो वहाँ पर हम लोगों का सिस्टम था खाने पकाने का, दरवाजे की तरफ कमर होती थी। मैं चाय बना रही थी तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आया। मुझे लगा कि आप आए हैं। मैं समझी शायद आपकी आंख खुली है तो आप पानी पीने आए होंगे। तो मैं अभी आपसे यही पूछ रही थी कि आप चाय पियेंगे, क्योंकि और तो घर में कोई था ही नहीं। इतने में वो जो कोई भी है वो बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया, जैसे कंधे वाली जगह से थोड़ा सा आगे भी हुआ हो। मैं जो ही पलटी, काला सा चेहरा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे खींचा हो, और मैं नीचे गिर गई और वो गायब हो गई। यहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे इस जगह पर किचन में
मैंने से कहा कि शायद तुम डर गई हो, तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ। उसने मुझे कहा कि मुझे कोई वहम नहीं हुआ। मुझे वहम हुआ होता तो मैं चीखें मारती, मैं नीचे गिरी होती। वहम होता तो ये होता कि चलो कोई दूर नजर आ गया है, चलो कोई गुजरता हुआ नजर आ गया, मैं कहती मेरा वहम है। ये तो कोई मेरे पीछे आकर खड़ा था। आप माने या ना माने, वो जिन्नात इस घर में भी आ गए हैं। अभी हम लोग ये बात कर ही रहे थे, हमारे किचन का दरवाज़ा किसी ने इतनी जोर से मारा कि मेरी भी चीखें निकल गई। उसने कहा बाहर ना जाना। मैं बाहर नहीं निकला, कमरे की कुंडी लगा ली। वो चाय का कप जो बना हुआ था किचन में ही रह गया, क्योंकि वो एकदम सारा कुछ ऐसे हो गया। जैसे हम लोगों के किचन का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसके बाद ऐसे खुशबू आने लगी जैसे ताज़ा रोटी पक रही है। जैसे हम किचन में तवे पर रोटी बनाते हैं, वो खुशबू आने लगी हमारे किचन से। हलचल भी थी, जैसे कोई बाहर मौजूद है हमारे अलावा। फिर से वही बिल्ली के बोलने की आवाज़ें गूंजने लग गई। हम लोगों की तो वो रात जो हालत थी वो हम ही जानते हैं। आधे पौने घंटे के बाद बिल्कुल सन्नाटा हो गया, खामोशी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग तो भी स्टिल डरे हुए थे और इतने हम लोग आहिस्ता बोल रहे थे कि हमारी कोई आवाज़ भी ना सुन ले, सांस की आवाज़ भी ना बाहर चली जाए। फजर की अजान हुई, हम लोगों की आंख लगी। सुबह जब हम लोग जाके, मेरा ऑफ था ऑफिस से, डरते डरते दरवाज़ा खोला तो सारा जो सूखा आटा था वो किचन से लेकर बाहर आधे बरामदे तक फैला हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा थोड़ा ही, जैसे किसी ने हाथ से पकड़कर जानबूझ के सूखा आटा ज़मीन पर गिराया हो। और उसके साथ साथ पैरों के निशान थे, नंगे पाँव के निशान। वो भी जहाँ तक वो सूखा आटा जा रहा था वहाँ तक वो पैरों के निशान थे, आगे नहीं थे। आगे पैरों के निशान गायब हो गए। चाय जो कप में डाली पड़ी थी वो वहीं पर पड़ी हुई थी। कोई वहां पर रोटी पकाने का नामो निशान नहीं था, सिर्फ वो सूखा आटा बिखरा हुआ था। सारा डर गई। सारा ने जल्दी से सारी सफाई की। वो चाय का कप जो था वो धो दिया, सारा कुछ किचन साफ किया। अब मैंने सोचा कि हम लोग किसी को लेकर आते हैं। अब ये तो मामला बड़े सख्त खराब हो गए। वहां पर जो सजानी टाउन की मस्जिद थी, मैं उधर गया। वहाँ पर जो इमाम साहब थे उनसे सलाम दुआ किया। उन्हें बताया कि हम लोग यहाँ पर नई शिफ्ट हुए और हमारे साथ ये मामलात हो रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये जितनी भी आपने बातें बताई हैं तो सारी जिन्नात से मिलती जुलती, लेकिन अगर कब्रिस्तान से भी आपके पीछे वो जिन्नात आए हैं, उस रास्ते से भी, तो आपके घर कैसे दाखिल हो सकते हैं? घर तो अगर जिन्नात बाहर से आए भी तो किसी इंसान के ज़रिए दाखिल होते हैं, क्योंकि दरवाज़ा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो उनके लिए भी वैसे ही होता है जैसे हम लोगों के लिए। जिन्नात दरवाजे के आर पार नहीं हो सकते। जिन्नात दीवार में गायब हो जाते हैं लेकिन दरवाजे के आर पार नहीं होते। इसके लिए उनको भी जैसे दरवाज़ा खोल कर अंदर आना पड़ता है और किसी इंसान के ज़रिए घरों में दाखिल होते हैं। उनका ये कहना था कि मैं जिन्नात नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं आपको इसका इतना हल बता सकता हूँ कि आप आयतुल कुर्सी का हिसार करें अपने ऊपर। शायद वो मखलूक टल जाए, लेकिन हिसार आपने सिर्फ अपने ऊपर करना है, घर के ऊपर नहीं करना। मैं वापस आ गया। मैंने आकर सारा को सारी बात बताई। सारा ने कहा कि चलो वो तो मौलवी साहब है, वो जिन्नात नहीं निकाल सकते, आमिल भी तो होते हैं, आप किसी आमिल का पता करें। मैंने उसे कहा कि कल ऑफिस जाऊंगा तो फिर पता करूंगा। शाम होते ही हम दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर फूंक ली, मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर खाना वगैरह खाया। ईशा का टाइम हो गया, ईशा की नमाज पढ़ी। हम लोग कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे, तभी ऐसा लगा जैसे हमारे शहर में कोई बहुत बड़ा भारी पत्थर किसी ने फेंका है, ईंट नुमा पत्थर फेंका, या ईंट ही गिरी है। मैं तो भागा बाहर, तो क्या देखता हूँ कि जैसे बिल्कुल सहन के दरमियान में एक बहुत बड़ी ईंट गिरी हुई है, पूरी चौरस जो ईंट होती है। ऊपर से किसने ईंट फेंक दी, बड़ी हैरानगी हुई। ईंट जब फेंकी, मैंने सारा को बुलाया, सारा ने भी देखी। वो कहती कि पीछे हट जाए, सेन में ना खड़े हो, अगर एक ईंट गिर सकती है तो दूसरी भी गिर सकती है। इतने में ऐसा लगा छत के ऊपर भी ईंट गिरी है। हम लोग भागे अंदर, कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। 12:30 बजे का टाइम था। आधा घंटा गुजरा होगा, वो बस एक ईंट सेन भी गिरी, एक छत पर गिरी, खामोशी हो गई। फिर हमारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई
और आज उसकी आवाज़ें अंदर तक आ रही थी कि रोटी दे दो, मैं रोटी लेने आई हूँ कब्रिस्तान से। मुझे ज़रा कहती है कि क्यों ना हम लोग कोई रोटी बनाकर उधर कब्रिस्तान की दीवार के पास रख खाएंगे सुबह। हो सकता है ये जिन्नात हमारी जान छोड़ दें। वो जो बार बार रोटी मांगने घर के बाहर आ रहे हैं, तो बेहतर नहीं है हम ये काम करते। मैंने उससे कहा कि पता नहीं ये काम करना बेहतर है भी सही या नहीं। हो सकता है हम ये काम करें तो कहीं उल्टी मुसीबत ना गले पड़ जाए। उसने कहा कि नहीं, एक दफ़ा करके देखने में क्या हर्ज है, लोग सदका भी तो जाकर फेंकते हैं। मैंने उससे कहा कि ठीक है। बहरहाल हम लोग ये रात को डिसाइड करके सो गए। सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, एक सूखी रोटी बनाई ज़ारा ने। मैंने बाइक निकाला, वो बाइक पर बैठी, हम लोगों ने जाकर कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर वो रोटी रख दी। खुद हम लोग वहां से वापस आ गए। मैं आज भी ऑफिस नहीं गया था। मैंने ऑफिस में बताया था कि मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा, क्योंकि घर में ये मामलात बहुत ज़्यादा चल रहे थे और टेंशन बनी हुई थी बहुत। काम पर भी मेरा ध्यान पीछे घर में ही रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। शाम हो गई, सब कुछ ठीक था। एक दो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी इस बारे में बात की, डिस्कशन की, तो उनका भी ये कहना था कि किसी साहिब इल्म को लाना चाहिए, क्योंकि अगर घर के अंदर ये मखलूक नजर आई है तो ये काम ठीक नहीं है। फिर उसका हमला करना, ईंट मारना, ईंट फेंकना सहन में, वो भी ठीक नहीं था। उनमें से मेरा एक दोस्त था, तो उसने मुझे बताया कि वो एक दफ़ा एक साहिब इल्म के पास गया था। इलाका भी उसने बताया, मेरे जहन से निकल गया। उस तरफ मैं तुम्हें ले चलूँगा सुबह। मैंने उससे कहा कि ठीक है। उसने कहा कि मैं कल 12 बजे आऊँगा दोपहर में, दिन में तो हम चलेंगे। वो थोड़ी देर बैठे, वो लोग भी चले गए। मैं अंदर आ गया। तकरीबन यही कोई 12 पौने 12 बजे का टाइम था। हम लोगों ने खाना खाया, बातें शातें कर रहे थे। कमरे का दरवाज़ा हम लोग अब जैसे खाना खाते थे, खाना खाते साथ ही चाय बनाकर हम लोग कमरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। किचन का भी बंद कर आते थे, कमरे का भी बंद कर आते थे। ऐसे ही भी हम लोग चाय पी रहे थे। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस हुआ हमारे घर में, हमारे सहन में एक चीख सुनाई दी है, और चीख भी इतनी ऊंची थी, गूंजती है जैसे कोई चीख, औरत की चीख थी। हम लोगों ने फौरन से मोबाइल बंद किए कि आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ कैसी है ये साथ वाले आसपास के किसी घर से ना आ रही हो। फिर से एक चीख गूंजी, बहुत ऊंची चीख थी, और ऐसे लगा जैसे हमारी छत के ऊपर कोई है, जैसे वो छत के ऊपर से भारी पाँव रखने की आवाज़ के कोई ऊपर चल रहा है। जब आप नीचे कमरे में बैठे हो, छत के ऊपर कोई चलता है तो साफ आवाज़ से पता चलता है। जो कोई भी था छत के ऊपर चल रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट ऊपर चलने की आवाज़ें आई। इसके बाद फिर फिजा में एक चीख गूंजी। तभी गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंकने लग गए। अब आधी रात का टाइम, सन्नाटा, वो सरजानी टाउन का नया घर, वहाँ पर ये मामलात। वो कुत्ते इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे, चीख रहे थे जैसे, और ऐसे वो शोर मचाते जैसे वो किसी के ऊपर भौंक रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। फिर एकदम से एक चीख गूंजी और कुत्तों की आवाज़ें आना भी बंद हो गई। ऐसे लगा कुत्ते बहुत दूर भाग गए हैं। हम लोग तो हिल भी नहीं रहे खौफ के मारे, इतना डर लग रहा था। पता नहीं कब हम लोगों की आंख लगी, कब हम लोग सोए। सुबह जब हम लोग जाके दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर खोला, बाहर निकले, तो जो रोटी हम कब्रिस्तान में रख के आए थे वो हमारे घर में सहन में गिरी पड़ी थी, उसी शापर में बंद। जब हम लोगों ने वो रोटी देखी, हमारे तो खौफ से बुरी हालत हो गई कि यहाँ पर कैसे आ गई। सारा कहने लगी इसका मतलब है कि वो जिन्नात ने इस चीज़ को कबूल नहीं किया। बस फिर उसके बाद तो जैसे हमारे घर में मामलात शुरू हो चुके थे। रोटी को मजबूरन उठाना था, हम फर्श पे तो नहीं छोड़ सकते थे। उसको उठाकर हम लोगों ने छत के ऊपर रख दिया जाके। उसके बाद छत के ऊपर से रात के वक्त रोने की आवाज़ें और मुसलसल किसी के ऊपर चलने की आवाज़ें आने लगी। रोने की आवाज़ें बहुत डरावनी थी। मुझे वो आदमी की बात याद आ गई कि वो जो टांग घसीट कर आती थी और इसके घर के बाहर बैठ कर रोती थी। फिर आधी रात को उसने रोटी मांगना शुरू कर दी, दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। हमें कोई अमल मिले ना मिले, जो भी है, हमने इस घर में नहीं रहना। अब घर ढूंढने तक तो मजबूरी थी, कहीं और जा भी नहीं सकते थे, सामान काफ़ी ज़्यादा था, और घर की जो कंडीशन थी, घर बंद भी नहीं कर सकते थे।
जो जिन्नात के वार हो रहे थे। अगले दिन मेरा दोस्त आया तो मैं उसके साथ साहिब इल्म के पास चला गया। वो मुझे लेकर गया लेकिन वो खुद रास्ता भूल गया। बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ पर पहुँचे। जो साहिब इल्म थे उनको जाकर बात बताई। उन्होंने जब बात सुनी वो बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े सख्त जिन्नात के मामलात हैं, ये कब्रिस्तान वाले रास्ते के जिन्नात जो आपके पीछे लगे हुए। उनका ये कहना था क्या तुम लोगों ने परफ्यूम वगैरह लगाए हुए थे? तो हमने कहा कि जी बिल्कुल लगाए हुए थे, यहाँ तक कि सारा तैयार भी हुई थी, हमारी शादी की सालगिरह थी। उनका ये कहना था कि बाजू का थी जिन्नात कब्रिस्तानों के पास से रात के वक्त परफ्यूम लगाकर गुजरे तो पीछे लग जाते हैं। और वो जो कब्रिस्तान वाली सड़क है अंदर जो अंदर की तरफ आती है वो है भी बहुत ज़्यादा आसेबज़दा। उसका एक हिस्सा सड़क का आसेबज़दा है, वहाँ पर बहुत जिन्नात हैं। अक्सर लोग आते हैं, शिकायत करते हैं। वो कहने लगे मैं आपके घर आऊँगा, आपके घर आकर देखूंगा कि क्या मामलात है। उनका ये कहना था कि मैं तकरीबन शाम 5 बजे आपके घर आऊँगा। शाम हम लोग वापस आए, शाम 5 बजे वो हमारे घर आए। घर में दाखिल होते साथ उन्होंने कहा कि बड़ी सख्त मखलूक है इस घर में जो आप लोगों के पीछे लगी हुई है, पिछल पैरी है। उन्होंने पढ़ाई की, घर के सारे कोटों पे जाकर फूंक मारते रहे। कहने लगे काले रंग का कपड़ा चाहिए। अब काले रंग का कपड़ा तो ऐसे कोई नहीं था, फिर ज़ारा का एक दुपट्टा था वो दिया। उस दुपट्टे को उन्होंने आधा काटा और आधे जो दुपट्टा उनके इस्तेमाल में आना था, जिसको उन्होंने कुछ करना था, उसके ऊपर उन्होंने कोई पढ़ाई की। पढ़ाई करके उसके कोने बांध के उसमें पता नहीं क्या कुछ रखा, वो रख के तो उन्होंने बिल्कुल बरामदे के दरमियान में लटका दिया। उन्होंने कहा कि 7 दिन ये कपड़ा नहीं खुलना चाहिए। अब तुम्हारे सिर में से जो भी आवाज़ आए, कुछ भी हो, तुम लोगों ने उस पर गौर नहीं करना। और ठीक जब सुई रात 12 बजे क्लॉक पर आएगी, यानी पूरे 12 बजेंगे, तो आपने कमरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। सुबह फजर की अजान तक आप लोगों ने कमरे से बाहर नहीं निकलना। हमने कहा कि ठीक है। पढ़ाई करके चले गए, कपड़ा बांध के हम लोगों ने सारे काम काज अपने कर लिए। पूरे 12 बजे से पहले हम लोग कमरे में चले गए, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। जो ही आधी रात हुई हमारे सहन से आवाज़ें आने लगी। कोई औरत थी, कुछ बोल रही थी, जैसे कुछ पढ़ रही हो, कुछ कह रही हो, कुछ गुनगुना रही हो। अगले दिन फिर रोने की आवाज़ें उसी मखसूस टाइम पर रात भर आती रही। फिर उससे अगले दिन चूड़ियों की छन छन सुनाई दी। उससे अगले दिन फिर जैसे फिर से वो रोटी मांग रही थी, वो आवाज़ें आ रही थी। फिर उससे अगले दिन बड़े खौफनाक कहकों में वो हंसती रही रात भर। पूरे 7 दिन मुख्तलिफ काम हुए। कभी कोई दरवाज़ा बजाना, कभी तालियां बजने की आवाज़ आना, कभी मध्यम मध्यम सी घुटी घुटी सी चीखें सुनाई देना। यहाँ तक के 7 दिन हो गए। 7 दिन जब हम लोग सुबह जागते थे तो हमारे सेह में पैरों के निशान थे, बरामदे तक नहीं आते थे। ऐसे लगता था सीढ़ियों से आकर 2-3 कदम कोई आगे आता और फिर ऊपर चला जाता है। जबकि कमरे में आवाज़ ऐसे आती थी जैसे कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा होकर बोल रहा है। 7वें दिन वो आमिल आए हमारे घर। उन्होंने वो कपड़ा खोला, उसके पल्लू खोले जो कुछ बांधा हुआ था। उन्होंने कहा कि वो चली गई है यहाँ से, ये निशानी है कि वो मखलूक अब यहाँ से चली गई है। फिर उन्होंने भी हिफाजत का एक तावीज़ दिया और कहा कि अब आप लोग इस घर में रह सकते हैं, अब आपको वो तंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने 41 दिन कब्रिस्तान वाली सड़क की तरफ नहीं जाना गलती से भी। हमने कहा कि ठीक है। और उन्होंने कहा कि एक दफ़ा पूरे घर को आपने धोना है, ये बाहर वाले हिस्से को बिलखसूस धोना है और कोशिश करनी है कि इसका सारा पानी घर से बाहर ही निकाल दें। फिर हम लोगों ने अपने घर को सारा धोया। उन्होंने हमें तावीज़ात तो हिफाजत के दे दिए। तकरीबन 2-3 दिन बड़े सुकून के गुजरे, कोई डर खौफ नहीं था। अच्छा, घर का माहौल भी बड़ा हल्का फुल्का सा हो गया। जिन दिनों में वो मखलूक वहाँ पर थी, उन दिनों में घर का माहौल भी बड़ा सख्त था, बहुत सख्त था। ऐसे लगता था बड़ा भारी भारी घुटन वाला माहौल है, पुरसरार सा। अंधेरा बहुत ज़्यादा महसूस होता था घर में। एकदम से वो सारा कुछ चेंज हो गया। कोई छत पर आहट नहीं थी, कोई बाहर से आवाज़ नहीं थी। 3-4 दिन के बाद आधी रात को आवाज़ें आई कि जैसे कोई गली में भीख मांग रहा है, और गली में भीख मांगता मांगता कोई गुजर कर जा रहा है। थोड़ी दूर तक आवाज़ आती है, फिर गायब हो जाती है। तकरीबन 15-20 दिन वो आवाज़ें हम लोगों ने सुनी। हमारे घर में उसके बाद कोई भी
हल्का सा भी काम नहीं हुआ। 15-20 दिन हम लोगों ने बस वो आवाज़ें सुनी और उसके बाद वो आवाज़ें आना भी बंद हो गई। फिर हम लोग सरजानी टाउन वाले उस घर में 2 साल रहे थे। उसके बाद हमने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि हमें एक आमिल ने बताया था कि अगर आप लोग इस घर में रहेंगे तो वो मखलूक़ात कुछ ज़ाब्ता डालती हैं, औलाद नहीं होने देंगी। फिर हम लोगों ने 2 साल बाद वो घर छोड़ा। शाह फैसल टाउन कराची में हम लोगों ने घर ले लिया। अभी तक हम लोग वहीं पर रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2 बेटे हैं। उस घर में जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कुछ वहाँ पर हम लोगों ने फील किया, जो कुछ वहाँ पर हम लोगों ने देखा, जो कुछ महसूस किया, वो आम नहीं था। पता नहीं अब वो कब्रिस्तान वाले हिस्से से मखलूक़ात थी या उस घर की कोई चीज़ें थी। बहरहाल हमें जिन्नात ने बहुत डराया। ये हमारी कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और आप लोगों को यही मैसेज दूंगा कि हमेशा एहतियात से ऐसे रास्तों से गुजरें, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता किस रास्ते पे कौन सी मखलूक, कौन सी चीज़ आपके पीछे लग जाए। और एक दफ़ा ये मखलूक़ात पीछे लग जाएं तो बहुत तंग करती हैं। और फिर जिस जगह पर, जिस घर में आपने रहना हो, वहाँ पर अगर ये मखलूक़ात ज़ाहिर हो, नजर आए, तो इंसान 1 मिनट भी नहीं गुजार सकता। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। से बात बिल्कुल ठीक है। अपनी बहुत सी स्टोरीज में मैंने मैसेज दिया है कि कभी भी रात के वक्त कब्रिस्तानों के पास से परफ्यूम लगा कर ना गुजरें, औरतें बाल खुल कर ना गुजरें, क्योंकि कब्रिस्तानों की आसपास जो जगह होती है या कब्रिस्तान होते हैं, अक्सर उनमें जन्नात होते हैं। फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं, डराते हैं। अगर किसी के पीछे लग जाए तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। नमाज पढ़ा करें, नमाज में अपने लिए ख़ास दुआ किया करें कि अल्लाह में जिन्नात के मामलों से महफूज रखे। ये थी आज की खौफनाक कहानियों की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। वो लोग जो चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID nushinmilk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बड़े बुजुर्गों का, बच्चों का, आसपास चुरिंद परिंद जो होते हैं उनका भी ख्याल रखें। सर्दी के मौसम में इनको दाना नहीं मिलता तो छत पर रख दिया करें उनके लिए कोई दाना वगैरह, ताकि जब वो दाने की खुराक की तलाश में हमारे घरों की छतों से उड़े तो दाना ले जाए और हमें दुआ दें। तो इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।